हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी फिजिक्स फंडा चैनल। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी और इसके कुछ बेसिक्स, है ना। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कुछ बेसिक डेफिनेशन वगैरह देखेंगे इसके बारे में, है ना। बेसिक डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिसिटी है क्या एक्चुअली, या फिर करंट जो है उसके अंदर, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग करंट के बारे में बात करें तो करंट के बारे में बेसिक जो कॉज है ना, जो कॉज है वो उसको डिस्कस करेंगे। तो बेसिक कॉज क्या है करंट का? करंट का जो कॉज है वो क्या है? ये कहता है कि मूविंग चार्जेस आर द cause of flowing current। ये करंट को फ्लो होने का जो कॉज है वो मूविंग चार्जेस है, कि अगर चार्ज मूव करते हैं तो करंट फ्लो होती है किसी भी कंडक्टर में, ठीक है ना। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जैसे करंट क्या है, इफ चार्ज इन ए कंडक्टर मूव्स देन करंट इज फ्लो इन दैट कंडक्टर, ठीक है। तो करंट का जो बेसिक कॉज है वो है मूविंग चार्जेस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग कि इसमें हमको जो चार्जेस हैं उस वो क्या होने चाहिए, मूव करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? मूव करनी चाहिए, तभी करंट फ्लो होगी। चलिए, तो करंट के बेसिकली जो बेसिक टाइप्स हैं वो अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ करंट्स के अगर हम डिस्कस करें ना, यहाँ से टाइप्स ऑफ करंट्स, तो दो तरीके की करंट है, टाइप्स ऑफ करंट। पहली जो करंट है उसको बोलते हैं हम लोग स्टडी करंट, ठीक है। स्टडी करंट क्या है? द करंट whose magnitude does not change with respect to time। मतलब ऐसी करंट जो टाइम के साथ में अपनी वैल्यू को नहीं बदले, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे? स्टडी करंट। द करंट that does not change with respect to time, टाइम के साथ में अपने वैल्यू को चेंज नहीं करे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, इसके एग्जांपल मिलते हैं हमको किसमें? रिमोट, ठीक है। रिमोट में जैसे इसका मतलब ये है कि जैसे रिमोट होता है उसमें जो सेल होता है, रिमोट सेल लिख लीजिए, रिमोट सेल, है ना। रिमोट सेल होता है, उसमें जो रिमोट को करंट फ्लो करवाई जाती है वो कांस्टेंट करंट होती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना। उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। या फिर ऐसे कह सकते हैं क्लॉक ड्रिवन बाय सेल। या फिर जो टॉर्च होती है उसमें जो भी करंट आएगी वो क्या होती है? पर्टिकुलर टाइम के लिए कांस्टेंट होती है, ठीक है। जैसे मान लो कि पर्टिकुलर किसी 5 सेकंड के लिए उसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो हुई है या 10 एम्पियर करंट फ्लो हुई है, तो उसमें अगली बार जब हम उसको चलाएंगे तो मान लो 5 सेकंड के लिए दबा के रखते हैं हम उसको, तो उतनी ही करंट क्या होगी, उसमें फ्लो होगी, है ना। जैसे हमने चैनल चेंज करते हैं तो बटन दबाया 2 सेकंड के लिए, अब उसमें 1 एम्पियर करंट जा रही है, तो अगली बार अगर हम 2 सेकंड के लिए दबाएंगे तो भी 1 एम्पियर करंट ही जाएगी। ऐसे नहीं है कि इस बार तो दबाया मैंने 2 सेकंड के लिए तो 1 एम्पियर गई, अगली बार 10 एम्पियर चल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो ये स्टडी करंट बोलते हैं इसको, जो करंट चेंज नहीं होती है टाइम के साथ, ठीक है। इसमें खास बात क्या है? इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी दिस ओनली, है ना। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी, इसे बोल सकते हैं बेसिक लॉज ऑफ स्टडी करंट। जो स्टडी करंट है उसकी बेसिक लॉज को हम स्टडी करेंगे, है ना। उसके जो बेसिक लॉज हैं उसकी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं यहाँ से। अच्छा, फिर दूसरा एक करंट और होता है जिसको बोलते हैं अनस्टडी करंट। क्या बोलते हैं? अनस्टडी करंट। 11th क्लास में स्टडी और अनस्टडी पढ़ा होगा आपने,
स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो वगैरह होता है ना, वैसे स्टडी करंट, अनस्टडी करंट। अनस्टडी करंट क्या होता है? स्टडी करंट क्या है? द करंट that can change with टाइम। मतलब ऐसा करंट जो टाइम के साथ चेंज हो सके, उसको क्या बोलेंगे अपन यहाँ से? अनस्टडी करंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो लाइटनिंग में जो करंट आता है वो टाइम गुजरा और टाइम उसके अंदर का जो वोल्टेज है वो खत्म हो गया है, करंट खत्म हो जाता है। ठीक है, थोड़ी देर के बाद में। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो ये एक तरीके से अनस्टडी, वी विल नॉट डिस्कस। ओके, अनस्टडी करंट को हम यहाँ पे डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम स्टडी करंट के बेसिक लॉज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द फर्स्ट बेसिक डेफिनेशन है करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की, ये स्टडी करंट जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं, है ना, जो 10th क्लास में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इधर, इसको स्टडी करंट की बात करते हैं ना। स्टडी करंट में जो करंट की इलेक्ट्रिक करंट, उसी को बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, डेफिनेशन पे बाद में जाएंगे, सबसे पहले हम लोग एक फिगर बना के इसको देखते हैं, ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, मान लेते हैं ये एक कंडक्टर है, मतलब कोई वायर का टुकड़ा है। ऐसा क्या है? वायर का टुकड़ा है ना, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली कंडक्टर। क्या बोलते हैं उसको? कंडक्टर। अब इसके अंदर मैं देखता हूं कि मैं एक क्रॉस सेक्शन ले लेता हूं कोई सा भी। ठीक है, इसके अंदर एक क्रॉस सेक्शन ले लेता हूं। ये क्रॉस सेक्शन का अंदर वाला साइड है, पीछे वाला। जैसे ये क्रॉस सेक्शन ये है, ये वाला है, इसके अंदर कहीं ऐसा क्रॉस सेक्शन ले लिया, तो ये पीछे वाला ये पोर्शन है ना। इसको तो अपन ये बैक वाला साइड डैश डैश से दिखाया मैंने, और ये इस क्रॉस सेक्शन के अंदर होके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। ठीक है, क्या फ्लो होते हैं? हाँ, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। जो करंट जो फ्लो होगी वो चार्ज की वजह से होती है। हमने जो 10th क्लास में पढ़ी है उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। 10th क्लास में जो डेफिनेशन पढ़ी है, हम लोग ये कहते हैं कि मान लो कोई नेट पॉजिटिव चार्ज क्यों अगर इससे फ्लो होता है किसी पर्टिकुलर टाइम टी में इस क्रॉस सेक्शन से फ्लो होता है, तो उसमें ये जो करंट होगी, ये रेशो होगी किसका? ये रेशो होगी इस चार्ज का डिवाइडेड बाय वो जो टाइम है वो। तो इसको पहले हम निकालते कि कैसे होता है। मान लेते हैं अपन, एग्जांपल समझिए कि 1 सेकंड के लिए t=1 सेकंड के लिए मैंने देखा, तो मैंने देखा कि 5 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा था इस क्रॉस सेक्शन से। फिर मैंने देखा कि 2 सेकंड अगर मैं लगा दूं तो देखने में, तो फिर मैं देखता हूं कि 10 कूलम हो जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन था इसमें। फिर ऐसे ही मैंने देखा 3, तो ये प्रोपोर्शन में बढ़ रहा था ऐसे 15 कूलम। ठीक है, तो हमने एक ऑब्जर्वेशन लगाया कि यार ये इस टाइम के साथ में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो चार्ज इसमें फ्लो कर रहा है वो टाइम के साथ क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोगों ने ये बताया कि चार्ज, द नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो ये हमने इस तरीके से दिया। ठीक है, द नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो हमने ऐसे दिया। अच्छा, फिर मैंने क्या बोला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? यहां से इक्वल का साइन और एक कांस्टेंट, इसको बोला मैंने आई, और ये आई हो जाएगा Q/T। क्या हो जाता है? Q/T। इसी को बोला हमने करंट। क्या बोला? इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो बोल सकते हैं। ठीक है, यहां पे जो करंट बोलते हैं अपन वो क्या है? एक तरीके से स्टडी करंट है। कैसी है? स्टडी करंट, क्योंकि हमने देखा कि जितना टाइम के हिसाब से वो 5 कुछ ऐसे ले रहा है ना। ठीक है, इस तरीके से। चलिए, इसके बाद में हम लोग थोड़ा देखते हैं कि क्या होता है। अब इसकी डेफिनेशन इस हिसाब से, इसके हिसाब से बोलेंगे। क्या है? क्या हो गया? Q/T। ये Q है ना, ये नेट चार्ज है। क्या है इसमें से?
नेट चार्ज है। अब नेट चार्ज का मतलब मैं आपको नहीं समझा सकता हूँ, लेकिन नेट चार्ज है कुछ करंट इधर जानी है, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो नेट जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो इधर रहेगा, इस वजह से हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। हालांकि ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से बताया था, बेसिक है, ठीक है ना। तो सुनिए, तो इसको क्या बोला, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट पॉजिटिव चार्ज, नेट चार्ज लिख लो, नेट चार्ज थ्रू any cross section through any cross section ऑफ लिखना है ना, नेट चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन is called electric current, ठीक है। ऐसा तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T कहां से दिया, ये मालूम होना चाहिए आपको। तो ये फॉर्मूला हो गया, ये स्टेडी करंट का फॉर्मूला है जो हमने बेसिकली 9th-10th क्लास में पढ़ा था, अपने 10th क्लास में आता है ये ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और ये जो है वो फॉर्मूला है बेसिकली, है ना। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। तो बट एक्चुअली में क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग जब स्टडी करते हैं इसको, तो हम लोग ऐसे देखा, मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिया ना, उसको देखते हैं। तो ये बेसिकली ये जो हमने एक सिंपल तरीके से दिखाया है इसको, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि यहाँ पे इस फॉर्मूले को अगर मैं देखूँ ना, तो जैसे मैंने आपको बताया, ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने पहले आपको बताया कि t = 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में Q = 5 कूलम है ना, और t = मान लो 2 सेकेंड लिया हमने, 2 सेकेंड तक देखा, तो t = ये नहीं है कि 2 सेकेंड बाद में देखा, नहीं, ऐसा नहीं है, 2 सेकेंड फिर से टाइम इंटरवल लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग देखें तो इसको ये 10 कूलम हुआ था, है ना, ऐसे। और 3 सेकेंड में तो ये Q हो गया, ये एक्चुअली में 15 कूलम, ऐसे बोला मैंने आपको, है ना, ये एग्जाम्पल को ध्यान से। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन है जो 10th क्लास में पढ़ी थी। एक्चुअली में हम लोग 10th, अब जो हम 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, एवरेज करंट के बारे में। किसके बारे में? एवरेज करंट के बारे में नहीं, लेकिन एवरेज वेलोसिटी के बारे में देखा हमने, है ना। तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट या एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन तो देखा ही है, ठीक है। तो हम लोग अगर ध्यान से देखें इसमें, तो ये जो करंट है, ये है क्या? अब ध्यान देखिए, 1 सेकेंड कोई पर्टिकुलर टाइम इंटरवल होता है, 0 सेकेंड से लेके 1 सेकेंड के बीच में टाइम इंटरवल होता है। तो ये टाइम इंटरवल है, एक्चुअली देखा जाए क्या है, ये टाइम इंटरवल है। अच्छा, ये 5 कूलम कोई एक ही क्वांटिटी है? नहीं, 5 कूलम इसमें चार्ज है। इसका मतलब ये जो अमाउंट है कुछ इस तरीके से है, ये जो अमाउंट है वो कुछ इस तरीके से है कि नहीं? ऐसा होना चाहिए सर, है ना। अच्छा, ये जैसे 2 सेकंड है, इसका मतलब क्या है, इसमें कितनी सेकंड है? बहुत सारी सेकंड है ना। तो ये भी कोई टाइम इंटरवल, तो ये बेसिकली टाइम इंटरवल है। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है, ये एवरेज करंट का फॉर्मूला है। किसका करंट का फॉर्मूला है? एवरेज। तो एवरेज करंट का फॉर्मूला आएगा चेंज इन चार्ज, ठीक है, इन दिस टाइम इंटरवल। जितना चार्ज इसमें से पास हुआ है वो, क्योंकि वो भी एक मतलब चार्ज में चेंज ही है ना, पर्टिकुलर टाइम में, और कितने टाइम इंटरवल में है ये। तो ये एवरेज करंट का फॉर्मूला बोलिए। ये बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ना, ये एवरेज करंट का ही है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए आप, ये जो डाटा है आपको समझ में आना चाहिए। तो बेसिकली ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो सर फिर किसी ने हमसे ये बोल दिया सर कि अब आपने इसके लिए तो बता दिया, तो आप इसको यहां कैसे डिफाइन करेंगे? इसको थोड़ा सा बता सकते हैं कैसे सर? इसको कैसे दिखा सकते हैं? तो एक्चुअली अगर मैं देखूं तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, देखो क्या सर, मान लिया कि जो टाइम है वो टी इनिशियल था, उस टाइम पे टी टाइम था। टी इनिशियल क्या है? टी टाइम। मैंने थोड़ी देर के बाद देखा टी फाइनल टाइम पे, तब कब देखा? टी प्लस डेल टी टाइम पे, ठीक है।
तो उस टाइम पे इतना टाइम हो गया। अच्छा, उस मान लो टी इनिशियल पे जो चार्ज है इसमें से पास हुआ है वो क्या है, क्यू है। क्या है, क्यू। लेकिन उसके बाद में थोड़ा से टाइम इंटरवल में क्या होगा, थोड़ा सा चार्ज भी तो पास होगा, तो क्यू फाइनल जो इस पे पास होगा वो कितना हो जाएगा, क्यू प्लस डेल क्यू। होगा कि नहीं होगा, ऐसा है। तो ये इसकी वजह से आता है, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखिए, एवरेज करंट का है बेसिकली। लेकिन सर आपसे कोई पूछ ले कि इंस्टेंटेनियस करंट बताइए आप, तो क्या इंस्टेंटेनियस करंट बताइए। इंस्टेंटेनियस करंट बताइए, ये तो एवरेज करंट का फॉर्मूला है। इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब किसी पर्टिकुलर फिक्स टाइम पे करंट बताइए। तो फिक्स टाइम जैसे 2:05 पे हमने देखा, वो टाइम बताइए। 2:05 पे बताइए। ये क्या है, ये है कि 2 मिनट फिर 2 मिनट 3 सेकंड, ऐसा है ये 2 मिनट, ये 2 मिनट 3 सेकंड पे 3 सेकंड। तो बेसिकली यहाँ 3 सेकंड का टाइम इंटरवल है, लेकिन वहां हम पूछ रहे हैं 2:05 पे। वो सेकंड है ना, उसे भी बताना है। बेसिकली वहां टाइम इंटरवल कितना है, वहां टाइम इंटरवल क्या है, 0 है ना। ना तो मैंने कोई इनिशियल टाइम बताया, ना कोई फाइनल टाइम बताया, ठीक है। इससे पहले वाले केस, जो ये वाला केस है, इसमें क्या था, ये 2 बजे से लेके 2:03 तक, तो 3 सेकंड का टाइम इंटरवल है। और लेकिन यहाँ 2:05 तो उस 56वें सेकंड पे ही बताना है आपको। तो बेसिकली क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, फॉर इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है कि ये जो टाइम इंटरवल है मेरे ख्याल से ये होना चाहिए 0। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अगर ये टाइम इंटरवल 0 होगा तो टाइम इंटरवल बेसिकली 0 होता नहीं है, तो बराबर इक्वल का साइन लगा देते हैं अपन, है ना। लेकिन क्या है, ऐसा होगा नहीं, तो इस वजह से 10 to 0 किया है। तो अगर ये 10 to 0 करते हैं ना, तो देखिए ध्यान से क्या होता है, आई एवरेज हट जाता है यहां से और इंस्टेंटेनियस हो जाता है। क्या हो जाता है ये, इंस्टेंटेनियस। अगर लिमिट लगा दें हम, टाइम इंटरवल को 0 कर दें, 10 to 0 कर दें और डेल क्यू बाई डेल टी लिख दें, तो इस केस में देखिए यहां से ये जो टाइम, ये करंट है वो इंस्टेंटेनियस करंट है पर्टिकुलर फिक्स टाइम पे, क्योंकि यहां डेल्टा टी को क्या किया गया है, 10 to 0। अब इसका मतलब डेल क्यू क्या हो जाएगा यहां से, डी क्यू, और ये डेल टी बाई क्या हो गया, डी टी। ये बात तो पढ़ी है आपने। तो आई किसी पर्टिकुलर टी टाइम पे हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी। और ये जो फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट है, ये जो फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिए। ये इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट की 2-3 डेफिनेशन बताई मैंने आपको, बेसिक। पहला इलेक्ट्रिक करंट की जो 10th क्लास में पढ़ते थे वो, फिर उसको एवरेज की फॉर्म में बताया, वो भी बेसिकली एवरेज ही है एक्चुअली देखा जाए तो। फिर उसको मैंने एवरेज की फॉर्म में बताया, फिर मैंने उसको इंस्टेंटेनियस करंट की फॉर्म में बताया। तो आप इस बात को थोड़ा सा एक्नॉलेज कीजिए। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, कुछ बातें और बच गई है इसमें ना, तो जैसे कि ऐसा यूनिट क्या होती है करंट की, है ना, करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है वो देखेंगे हम लोग, है ना। ठीक, ये फिगर तो हमारे काम आ सकता है, तो हम लोग इसको बाद में, तो ऐसा यूनिट देखते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ करंट, एसआई यूनिट हम लोग पढ़ चुके हैं 10th क्लास में भी, फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या होता है। I इज इक्वल टू क्या है, Q बाई टी, बेसिक फॉर्मूला ये है। Q का यूनिट है कूलाम और टाइम का यूनिट सेकंड। कूलाम पर सेकंड को उन्होंने एक नाम दिया है, उसको बोला है एम्पियर। क्या बोला है, एम्पियर, जिसको शो करते हैं हम कैपिटल ए से, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है, दूसरा ये है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या ये स्केलर है, यस सर, क्या ये स्केलर है, हाँ, स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ऐसा क्यों है, बिकॉज इट, ये जो है वो फॉलो करती है किरचॉफ लॉ को। किसको, इट फॉलोज किरचॉफ्स लॉ ऑफ एडिशन, किरचॉफ्स लॉ ऑफ एडिशन। अभी किरचॉफ्स लॉ ऑफ एडिशन क्या है, ये हम लोग आपको इस चैप्टर के लास्ट में बताएंगे।
और ये क्यों है? किरचॉफ लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करने वाले क्या होते हैं? स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली किरचॉफ लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता है एल्जेब्रिक सम को। किसको? वेक्टर सम को नहीं करता है। तो एल्जेब्रिक सम को करने वाले क्या होते हैं? स्केलर क्वांटिटी होती है। ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल से, 11th क्लास में आ जाती है ये बात, है ना। चलिए, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम मोर कॉन्सेप्ट्स। कंडक्टर्स के बारे में देखेंगे, है ना। किस चीज के बारे में? कंडक्टर्स के बारे में। अब किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है उसके बारे में देखेंगे। इसको मैं बताऊं तब कॉपी करना है आपको ना, पहले कर लिया होगा कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा जो भी टॉपिक होगा उसमें ध्यान में करना। देखिए, इसको बात करते हैं हम लोग कंडक्टर्स के बारे में। किसके बारे में? कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करती है वो देख रहे हैं। तो कंडक्टर्स में मतलब ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स, ठीक है। ये टॉपिक इस तरीके से रखा है। तो यहां से कंडक्टर्स की अगर हम बात करें तो सब लोग जानते हैं कि कंडक्टर क्या होते हैं। कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस which permits electric current to pass through them। ये पढ़ चुके हैं हम, चैप्टर नंबर 1 में आ जाता है ना। तो इसको देख लेना आप, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बेसिकली जो कंडक्टर्स हैं इस तरीके से। अच्छा, कंडक्टर्स कितने तरीके के होते हैं? बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंडक्टर। फर्स्ट वन इज सॉलिड कंडक्टर्स, जिनमें बेसिकली आते हैं मेटल्स। क्या आते हैं? मेटल्स। एंड सेकंड जो होते हैं वो रहते हैं हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स, जिनको बोलते हैं ना, लिक्विड कंडक्टर्स बोलते हैं इनको, लिक्विड कंडक्टर्स। और ये हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो इन दोनों में बेसिक जो डिफरेंस है वो क्या है उसको अगर हम लोग देखें तो इन दोनों में जो सॉलिड कंडक्टर्स हैं, तो सॉलिड कंडक्टर्स में जो बेसिक बात है वो क्या है? वो ये है कि इन दीज करंट फ्लोज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होता है। क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होता है। लेकिन जबकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स है इसमें से फ्लो होता है, फ्लो ड्यू टू बोथ पॉजिटिव एक्स। तो इसमें जो फ्लो होता है इलेक्ट्रिक करंट का वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस की वजह से है। एंड नेगेटिव चार्जेस या आयंस बोलो इसको तो ठीक रहेगा, आयंस, है ना। जो इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं उनकी वजह से होता है, ठीक है। तो ये जो बेसिक है वो कंडक्टर का है। तो हम लोग हमारा जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो केवल सॉलिड कंडक्टर्स को डिस्कस करेंगे, जबकि लिक्विड कंडक्टर्स को हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका। तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सॉलिड कंडक्टर्स को कर रहे हैं। तो जो बेसिक सॉलिड कंडक्टर्स हैं उसमें हम सॉलिड कंडक्टर्स में कंडक्टिविटी किस तरीके से होती है उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए, नाउ देखिए ध्यान से, इसको ध्यान से देखिए आप, है ना। आप अगर थोड़ा समझ पाएंगे इसको मजा आएगा। क्या बोलते हैं इसको? देखिए, अगर मान लो पहला केस है, इसमें केस दे रखे हैं 2। पहला, व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड टू कंडक्टर्स, टू कंडक्टर, कि कोई भी कंडक्टर है उस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं है, ठीक है। तो मैं थोड़ा बहुत आपको बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है ना। उसको देखिए एक बार।
चलिए, तो मैं आपको इसको करके दिखा देता हूँ, उसके बारे में बाद में थ्योरी लिखाएंगे हम लोग। सब लोगों को मालूम होना चाहिए ये बात कि ये मान लो कोई कंडक्टर है ना, तो ये जो कंडक्टर है इसको ध्यान से देखिए। बेसिकली क्या होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन में बहुत सारे एटम्स होते हैं और एटम्स में से निकल के जब इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमते हैं तो वो जो एटम होता है ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, उसको आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? आयन। और पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है वो आयन। तो इलेक्ट्रॉन और आयन बना रहा हूँ बेसिकली, ऐसे समझ लेते हैं, इसमें दो चार बना लेते हैं। तो मान लो कि ये एक आयन है, 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 ये आयन है, ये आयन है, ये आयन। तो ये सब आयन है। क्या है? ये सब आयन है जो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है। अब मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, वो यहां से इस तरीके से घूम रहा है। कोई किसी में से भी निकला हो सकता है, ये इसमें से निकला हो, उसमें उठता। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलते हैं। ठीक है। अच्छा, इतने ही नहीं है, इनफाइनाइट बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे यहाँ से, है ना। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो इधर उधर घूम रहे हैं। समझ में आता है? तो अब ध्यान से देखें, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी के अंदर घूमते रहते हैं। ये जो भी कंडक्टर है हमारे, इसके अंदर घूमते रहते हैं। अगर तो ये फ्रीली है, फ्री है, ये इधर उधर कहीं भी घूमते रहते हैं। अब जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन इधर से इसके पास जाएगा ना, इस मान लो इधर जा रहा है, तो टकराएगा। टकराने के बाद में ये वापस उसी वेलोसिटी से आ जाएगा। मतलब ऐसे गया, इसके ऐसे टकराया और टकराने के बाद में सेम वेलोसिटी से, सेम काइनेटिक एनर्जी से वापस आएगा। सेम इसके साथ कैसे, सेम इसके साथ कैसे। बट एक्चुअली क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इससे टकरा के इस डायरेक्शन में गए हैं, एक फिक्स उसके बारे में बात करें हम लोग, ये अज्यूम कर रखे हैं कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टकराए हैं और इस डायरेक्शन में गए किसी पर्टिकुलर फिक्स टाइम पे, उतने ही टाइम में हम लोग ये मानते हैं कि कुछ उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लगभग अप्रॉक्सीमेटली उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें टकराए हैं और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल किए। तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर गए हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर गए हैं। तो कुछ की वजह से करंट इधर है, कुछ की वजह से करंट इधर है। तो दोनों करंट एक दूसरे क्या कर देती है? कैंसिल कर देती है। क्या कर देती है? कैंसिल कर देती है। इस वजह से नेट करंट होता है जब किसी भी कंडक्टर पे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं होता है, तो उस केस में क्या नेट करंट क्या होता है? उसमें जीरो। जैसे किसी भी लोहे की चीज को देख लो, जिसमें अभी ये है यहाँ, इसमें करंट नहीं आ रहा है, लेकिन अगर अपन कुछ बाहर से एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तो करंट लगाएंगे इसके बाहर से, तो इसमें करंट आएगा। लेकिन अभी नहीं है। अभी इसमें हो क्या रहा है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो रहे हैं कि टकरा के किसी आयन से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टकरा के इधर जाएंगे उतने ही इधर जाएंगे। तो रैंडम वेरिएशन होता है। ठीक है। तो यहाँ से ध्यान से सुनिए, इसमें होगा क्या वो लिखवा देता हूं। ठीक है। देखिए, when an electron collide with a positive ion, it returns after collision with same speed and kinetic energy। सेम स्पीड और सेम काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन लौट के आएगा। ये बात तो पक्की। एक बात तो इसको ध्यान रखिए, ये उसमें भी काम आता है, काइनेटिक थ्योरी के केसेस में पढ़ा होगा ना आपने, आपको काम नहीं आएगा, पर फिर भी ये ध्यान रखिए। एक बात हो, देखिए, एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमने ये अज्यूम किया बेसिकली, एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा, एक बात ये भूल गया मैं यहां से लिखवाना, तो इसको लिख लीजिए एक बार। क्या बोलता है कि क्या बोल रहे हैं यहां से कि when an electron collide with a positive ion it return after collision with same speed and kinetic energy, but
ईच इलेक्ट्रॉन हैव डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब इनमें से मान लो एक इधर जाके इधर आया ना, इसका कोई पता नहीं, इधर जाके इधर भी जा सकता है, इधर जाके इधर, बट ईच इलेक्ट्रॉन may have random direction, random direction हो सकती है, random मतलब कुछ भी, random direction, ठीक है, random direction हो सकती है। तो फिर at a given point of time, at a given point of time, number of electrons goes in a direction, then approximately same number of electrons goes in opposite direction. So net current will be zero. जो नेट करंट विल भी क्या रहेगा, जीरो इन कंडक्टर, जो कंडक्टर है उसमें नेट करंट जीरो रहेगा। एक बार फिर से बोल के सुना देता हूं आपको। कहता है कि अगर व्हेन एन इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद ए पॉजिटिव आयन इट रिटर्न आफ्टर कोलिजन विद सेम स्पीड, जितनी स्पीड से गया है उसी स्पीड से आएगा या फिर सेम काइनेटिक एनर्जी से आएगा। बट ईच इलेक्ट्रॉन, इनमें से मान लो एक इधर टकराने के बाद इधर आया ना, तो दूसरा कहीं भी जा सकता है, ठीक है। बट रैंडम डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन की। पर हम लोग ऐसा मानते हैं कि एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गोज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, देन अप्रोक्सीमेटली सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गोज इन अपोजिट डायरेक्शन, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। जैसे 5 इलेक्ट्रॉन इधर गए तो उसी पर्टिकुलर टाइम में 5 इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे। सो नेट करंट विल बी जीरो इन दैट कंडक्टर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सब जगह नेट करंट इसमें सब जगह जीरो आ जाती है, ठीक है। तो ऐसा मान के हम चलते हैं, तो नेट करंट क्या आएगी इसमें, जीरो आती है, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम दूसरा केस देखते हैं, केस नंबर 2, व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड। अगर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दें तो ठीक है। When there is external field applied to conductor, ठीक है, जब एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई कर दिया जाए कंडक्टर पे, जैसे कि एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दिया। एक्सटर्नल फील्ड से होगा क्या, मैं बता देता हूं आपको। यहां से ये कोई बैटरी है ना, क्या है ये बैटरी, ये बैटरी से पॉजिटिव चार्ज इधर से सप्लाई होगा और नेगेटिव चार्ज इधर से सप्लाई होगा, है ना, नेगेटिव चार्ज इधर से सप्लाई होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इधर से सप्लाई होगा और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इधर से। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इसकी वजह से क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक, इस तरीके से, ठीक है। जबकि इसकी वजह से क्या होता है, करंट सेटअप हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, एक कंटिन्यूअस करंट सेटअप हो जाता है और यहां क्या हो जाता है, नेगेटिव, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहां तक समझ में आता है आपको क्या है। व्हेन देयर इज एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड टू कंडक्टर देन हाँ, इस बात को कंटिन्यू करके लिख सकते हैं। देन fresh charge supplied to conductor ends due to
this free electrons moves, है ना, all free electrons ऐसे लिख दो, all due to this all free electrons in conductor moves towards positive terminal of battery या positive terminal of positive end of conductor, है ना, ऐसे बोल सकते हैं, positive end of conductor and make an electric current, make an steady and electric current, steady electric current बनेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेंगे, ठीक है, इस तरीके से यहां से नेगेटिव चार्ज जाएगा, यहां से पॉजिटिव चार्ज जाएगा, ठीक है, तो सप्लाई होती रहेगी, मेक एंड स्टडी इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या रहेंगे, बैटरी वगैरह रहेंगे, ठीक है। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स थे जो कंडक्टर में हम लोगों ने आज पढ़े हैं। तो आज की क्लास इससे ज़्यादा बड़ी करना गड़बड़ हो जाएगा, तो अगली क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही है, ठीक है। चलिए, तो आपको अगर आपकी आज की क्लास पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।